Hello everyone, welcome to the YouTube channel of झारखंड वॉरियर। झारखंड वॉरियर के YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कई एग्जामिनेशन झारखंड में अभी अपने पाइपलाइन में हैं। जेटेट उनमें से वन ऑफ द एग्जामिनेशन है जो कि बहुत जल्दी आपके झारखंड में कंडक्ट किए जाएंगे। इसके सिलेबस को लेकर मैं मानता हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है, बट सीडीपी एक ऐसा पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि नया सिलेबस आए उसमें भी रहेगा या फिर पुराने सिलेबस में हो उसमें भी रहेगा। तो इस सीडीपी को हम आज के यूट्यूब को के जो सेशन में कुछ टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे झारखंड वॉरियर के ऐप में जेटेट की कोर्स बहुत ही मिनिमम फीस में कंटिन्यू चल रही है। क्लास 1 to 5 के बच्चे हो या फिर 6 to 8 के बच्चे हो, आप जेटेट के कोर्स हमारे ऐप से बिल्कुल खरीद सकते हो। ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स है बाकी कोर्सेज की तरह, नोट्स भी मिलेंगे आपको। और इन केस अगर किसी को कोर्स खरीदने में या कोर्स एक्सेस करने में दिक्कत आ रही हो, हमारे यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं नीचे, आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? मैं नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर है यहाँ पर 7654019219 या फिर 6201279300। इन दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने कोर्स की तरफ। और आज हम जेटेट से रिलेटेड, सीडीपी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे आज के सेशन में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हम कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपके जेटेट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन में से आता है। और ऐसे भी अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, एक शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हो, तो एक बच्चे की मानसिकता को समझना ये तो आपको होना ही चाहिए। ये आपको आना ही चाहिए, तब जाके आप क्लासरूम के बच्चों को सही से आप मैनेज कर पाओगे, बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो टॉपिक है, ये जो एक तरीके से जो सब्जेक्ट है, इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, जेटेट की मैं बात तो ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि जेटेट 2016 2013 यही दो रेफरेंस है हमारे पास में। लेकिन सीटेट में, जो कि साल में 2 बार की जाती है, तो इसका रेफरेंस से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, राइट। और जेटेट की तैयारी इससे आपकी संपूर्ण हो जाएगी। तो सीटेट में जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, इससे प्रति वर्ष या प्रति 6 महीने में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो शुरू किया जाए हमारा टॉपिक, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हो क्या? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ, इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? अब देखो, इसको मैं अगर तोड़ूं वर्ड को, तो इंक्लूसिव, इसको ये बना हुआ है किससे? इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब क्या हुआ? किसी को एंट्री देना, किसी को शामिल करना। ठीक है। तो सपोज मान लो कि 10 बच्चों का एक क्रिकेट गेम चल रहा है, उसमें 11वां बच्चा का हमारा 11वें बच्चे को हमें लेना है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंक्लूड करो उसको हमारे गेम के अंदर। तो किसी को इंक्लूड करना इंक्लूसिव हो जाता है। तो समावेशी का भी अर्थ यही है। देखिए, समावेशी शिक्षा को तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ही आज के क्लास में, नो डाउट। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब मेन स्ट्रीम एजुकेशन को आप हिंदी में कहते हो क्या? क्या? मुख्य धारा शिक्षा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन। इसके अंतर्गत दो तरह की एजुकेशन की बात की गई है। पहला है क्या? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। दूसरा है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। तो इसी टॉपिक के अंदर जो इंक्लूसिव है, ये हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन जब तक आप मुख्य धारा शिक्षा को नहीं पढ़ोगे,
जब तक आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा को नहीं पढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इंक्लूसिव समझने में दिक्कत होगी और सवाल शायद आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में बताता हूं। अब देखो मित्रों, एकीकृत का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड शिक्षा में क्या होता है, और इंक्लूसिव शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब ये जो है ना, अब ये रेगुलर क्लासरूम जिस तरीके से आप लोग करते हो, वो है रेगुलर स्कूल कह सकते हो या रेगुलर क्लासरूम कह सकते हो। ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटेड में एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें पार्ट टाइम विथड्रॉवल है। पार्ट टाइम विड्रॉवल है किन के लिए? फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट टाइम विड्रॉवल, मान लो रेगुलर कोई चीज चल रही हो, रेगुलर क्लासरूम चल रही हो, पार्ट टाइम विड्रॉवल मतलब कुछ समय के लिए, अगर मान लो जो बच्चे को स्पेशल नीड की आवश्यकता है, उसको थोड़ा सा अलग करके आप उसको स्पेशल गाइड कर रहे हो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो हो जाएगा पार्ट टाइम विड्रॉवल फॉर स्पेशल नीड, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए उसको। अब विड्रॉवल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो पार्ट टाइम जो उनको अलग से जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें उनको स्पेशल क्लास दी जा रही है। किनको? पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है, स्पेशल स्टूडेंट्स को, उनको स्पेशल क्लास, अलग से क्लास दी जा रही है उसी स्कूल में। उसी स्कूल में, ध्यान रखना, मैं स्कूल कह रहा हूँ, मैं क्लासरूम नहीं कह रहा हूँ। कोई मान लो यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पर 15 क्लासरूम है और सब क्लासरूम सही है, अब किसी में कुछ बच्चा कमजोर है या कुछ बच्चों को स्पेशल नीड की आवश्यकता है, तो उनका स्पेशल क्लास कराया जा रहा है उसी स्कूल में, बाकी बच्चों के अलग से। सपोज 20 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक है, उसमें से 4 बच्चों को थोड़ा आवश्यकता है अलग से पढ़ाने की, तो तो 20 को अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 4 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। ये आपका होता है क्या? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आई होप ये क्लियर है। इसको आप हिंदी में एकीकृत शिक्षा कहते हो। ठीक है। अब मैं आता हूं इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, जो कि क्या है? समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा में क्या है? नो स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है। कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। सभी बच्चे एक साथ, इन वन गो, एक साथ एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? सभी बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे को कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है क्लास में, तो टीचर उसको उसी क्लास में, क्लास के दौरान ही थोड़ा सा स्पेशल गाइड कर सकता है। अब हमारे स्कूल में भी होता यही है। बचपन में जब आप भी पढ़ते थे, तो टीचर हमेशा कहते थे, तुम 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार जवाब दूंगा, लेकिन जब तक सबको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यही तो हुआ कि सबको समानता की भावना से देखी जा रही है, कोई स्पेशल क्लास नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, किसी को थोड़ा सा स्पेशल बताना पड़ेगा, तो स्पेशल क्लास उसका अलग से नहीं लगेगा, बल्कि उसी क्लास में उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइड किया जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा मेन टॉपिक है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सभी बच्चों, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक या भाषाई भिन्नता हो, को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाए और उन्हें एक सहायक, समावेशी और प्रोत्साहन पूर्ण माहौल में सीखने का अवसर मिले। आप वीडियो को पॉज करो और फिर से इस लाइन को पढ़ो और आप जानो कि आपने इससे क्या समझा। देखो, मैं समझाता हूं। इसमें यह कह रहा है कि एक क्लासरूम है, मान लो
क्लासरूम में 60 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो कोई बच्चा गोरा है, कोई बच्चा काला है, कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा लंबा है, कोई बच्चा छोटा है, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी की मेंटल स्टेट बहुत हाई है, मतलब उसकी आईक्यू लेवल हाई है, किसी की लो है, कोई पढ़ने में काफी ब्रिलियंट है, कोई थोड़ा सा मंदबुद्धि हो, मंदबुद्धि तो नहीं कहना चाहिए बट थोड़ा सा उसकी समझने की कैपेसिटी कम हो, सभी को एक साथ क्लासरूम में बैठा के एक साथ पढ़ाया जाएगा, और यही है समावेशी शिक्षा। आई होप ये क्लियर है। ये यहाँ पर यही कह रहा है, बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक मतलब क्या, गोरा काला मोटा पतला लंबा छोटा, आप देखते भी होंगे आपके कई सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि जिनकी हाइट बहुत कम है, तो आपके क्लास में नहीं थे क्या? वो बिल्कुल थे। अब मानसिक, मानसिक का मतलब क्या, कोई पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है। सामाजिक, सोशल, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत रईस है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, सब एक साथ एक स्कूल एक क्लासरूम में पढ़ेंगे, ठीक है। या भाषाई भिन्नता है, अब लैंग्वेज डिफरेंसेस, अब कोई उड़िया बोलता हो, कोई नागपुरी बोलता हो, कोई संथाली बोलता हो, या तो कोई पंजाबी बोलता हो, सबको एक साथ एक ही भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। अब मैंने इतना डिटेल्स में आपको समझाया, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब एमसीक्यू बने आपके जेटेट के एग्जाम में, तो आप गलती करने की गुंजाइश ना करो। क्लियर है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, एम ये है कि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर प्रदान करें। बच्चा जब बाद में बड़ा हो तो वो किसी को भी क्लेम ना कर सके कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए, और हमारे भारत देश में इसकी गुंजाइश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को समान अवसर अवसर दिए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर आज सभी को समान अवसर नहीं दिए जाते, तो शायद एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमें महान अस्तित्व हमें नहीं मिलते, महान हस्ती हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो तो काफी गरीब थे मित्रों। वो तो न्यूज़पेपर बांटते थे घर घर में, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज है हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में, और एज ए टीचर आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। अब इसको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ ब्रॉड अप्रोच दैट एम्स टू इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट्स। इंटीग्रेट, ऐड, इंक्लूड सभी सेम है। इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स इनटू रेगुलर क्लासरूम, सभी को रेगुलर क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। इट emphasizes creating a learning environment that supports diversity and encourages the participation of all learners. Inclusive education focuses on equal opportunities, ensuring that every student has access to quality education regardless of their differences. So inclusive education यही कहता है कि सभी को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा क्लासरूम में, वेदर वो डिसेबल हो या नहीं हो, उनको स्पेशल नीड की आवश्यकता हो नहीं हो। वैसे आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मैं एक चीज आपको एक लिखवा देना चाहता हूँ या फिर बता देना चाहता हूँ। एक वर्ड इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा सीडीपी में, CWSM, जिसका अर्थ है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, तो अगर कभी मान लो एमसीक्यू में आ जाए, तो आप ये ध्यान रखना, CWSM, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। अब स्पेशल नीड्स का मतलब क्या हुआ? अब कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड मतलब कि किन्हीं का आंख नहीं हो या किन्हीं को पढ़ने में दिक्कत हो। आप सबों ने एक मूवी देखी होगी, तारे जमीन पर, ठीक है, जिसमें आमिर खान था। वहां पर उस बच्चे को क्या तकलीफ थी? वो पढ़ नहीं पाता था, लाइक गॉड मैंने लिखा है तो वो डॉग पढ़ता था, 69 मैंने लिखा है तो वो 96 पढ़ता था, 23 को वो 32 पढ़ता था। तो वो उल्टी चीजें को पढ़ता था, वो चीजों को उल्टी पढ़ता था, उसको पढ़ने लिखने में तकलीफ थी, तो वो स्पेशल नीड है उस बच्चे को, उसको स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है, स्पेशल नीड्स है, वो गिफ्टेड चाइल्ड है वो। तो इस तरीके से बच्चे में भिन्नताएं होती हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, आप इस पिक्चर से क्या समझ रहे हो?
एक क्लासरूम में एक टीचर है, ठीक है? एक बच्चा जो कि थोड़ा काला है, इसके घुंघराले बाल हैं। ये एक बच्ची है, ये किसी दूसरे जगह कंटिनेंट का दिख रहा है देखने से, लेकिन है तो स्टूडेंट। और ये भी एक बच्ची है, बट इसको एक कुर्सी की आवश्यकता है, व्हील चेयर की आवश्यकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत दिख रही है। टीचर है, टीचर एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ा रही है। कोई डिसेबल है, किसी के पैर नहीं है, काम कर रहे हैं, उनको भी पढ़ा रही है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसी और कंट्री का है, किसी और कल्चर का है, सब कोई एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ रहे हो। यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यही तो है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा यही तो हमें ज्ञान देता है। अब नियम के अनुसार में सभी साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं होता, तो शायद ये बच्ची आज नहीं पढ़ पा रही होती, क्योंकि इसे कह दिया जाता कि तुम तो विकलांग हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, या तुम्हारे लिए अलग क्लासरूम बनाई जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इस चीज को ऐसा नहीं देखा गया है, और जिस वजह से हम काफी धन्य हैं। और सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया जाता है। इस यहाँ पर भी देखो, सब बच्चे साथ में एंजॉय कर रहे हो। ये दूसरा, ये लंबा है, ये छोटा है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये डिसेबल्ड है, सभी को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। यही तो है समावेशी शिक्षा। लर्निंग नोज नो बाउंड्स, लर्निंग में कोई भी बाउंड्स नहीं है, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है? यहाँ पर इस बच्चे के पैर नहीं है, ये यहाँ पर बैसाखी लिया हुआ है, इसके पैर नहीं है, व्हील चेयर में है। सब कोई यहाँ पर साथ में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली इक्वलिटी की फीलिंग दी जाती है, समानता की फीलिंग दी जाती है। किसी को भी इन्फेरियर फील ना हो, किसी को भी फील ना हो कि मैं छोटा हूं या मुझे कुछ नहीं आता। अब समावेशी शिक्षा में क्या है कि ये रेफर करता है ऐसे एजुकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें फिजिकल, जिसमें शारीरिक ग्रोथ हो एक बच्चे का, मानसिक ग्रोथ हो बच्चे का, इमोशनली वो ग्रो करे, और भाषाई रूप से वो ग्रो करे। सेम क्लासरूम में मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं कह रहा हूँ कि समावेशी शिक्षा का ये मतलब है कि छात्रों को अलग अलग लर्निंग की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रदान की जाए। जैसे कि उसको शारीरिक शिक्षा चाहिए, तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास हमारे स्कूल में होती है, पीएचई जिसे आप कहते हो। मानसिक शिक्षा भी दी जाती है, इमोशनल शिक्षा भी दी जाती है, भाषाई सीखना शिक्षा भी दी जाती है। जैसे हिंदी हमने पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है, बंगाल में बंगाली पढ़ाई जाती है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाई जाती है, झारखंड में नागपुरी की क्लास होती है, संथाली की क्लास होती है, खोरठा की क्लास होती है। इस तरीके से भाषा ज्ञान भी दी जाती है सेम क्लासरूम में, सेम बच्चों को। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस कल्चर से आते हों, ठीक है? तो ये चीज है। अब किसी भी स्टूडेंट को जो डिसेबल है, जो थोड़े से विकलांग है, उसको सेपरेट क्लासरूम में करने के अलावा हम उसे सेम क्लासरूम में रखना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ के बच्चों के साथ सीख पाए, उनको इंफीरियर फील ना हो, उनको छोटा महसूस ना हो, और उनको ये ना हो कि मेरा लाइफ खराब हो चुका है। हिंदी वालों बच्चों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि जिन छात्रों को विभिन्न शारीरिक, मानसिक या सीखने में कठिनाई होती है, उन्हें अलग अलग कक्षाओं या अलग अलग स्कूल में रखने के बजाय सामान्य कक्षाओं में अपने साथियों के साथ पढ़ाया जाता है। और हम क्यों करते हैं ये? क्योंकि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा समुदाय का हिस्सा बने, और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें समर्थन मिले। मतलब सभी को एक दूसरे का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। क्लियर है इतना? अब देखो, अब समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं कक्षा में शामिल हो, और उसे सीखने का समान अवसर प्रदान किया जाए। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया यही है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि रेगुलर क्लासरूम में वो हो और वो सक्सीड करे, ठीक है? अब देखिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत 5 हैं। सिद्धांत हैं, और भी होते हैं, बट जो मैंने मुझे अच्छा लगा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और एग्जामिनेशन में बेसिकली सीटेट की मैं बात करूं, तो इससे क्वेश्चन तो मित्रों बनते हैं, और जेटेट भी कुछ कम नहीं है, जेटेट भी क्वेश्चन बनाएगा ही। तो आप इसको याद कर लें। समावेशी शिक्षा के क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल में वो काम करता है, और क्या उसके मेन गोल है? कि वो एक्सेस है, मतलब पहुंच होना चाहिए।
अब कोई बच्चा के पास में स्कूल की पहुंच नहीं है तो उसके लिए मुश्किल है। तो समावेशी शिक्षा क्या करता है कि हर बच्चे के पास पहुंचने का प्रयास करता है। वो प्रयास इस तरीके से करता है कि बच्चों को एडमिशन देता है स्कूल में, उनको इंफीरियर फील नहीं कराता है, उनको सामान्य बच्चों की तरह रखता है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको, जो विकलांग बच्चे हैं उनको। तो ये कुछ चीजें समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में आते हैं। इक्विटी, इक्विटी को मैं थोड़ा देर बाद चर्चा करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा पार्टिसिपेशन के सिद्धांत में चलता है, यानी कि सहभागिता। समावेशी शिक्षा ये इंश्योर करता है कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें चीजों में, सभी बच्चे इक्वल पार्टिसिपेट करें चीजों में, टीचर पार्टिसिपेट करे बच्चों के साथ में। ठीक है। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। समावेशी शिक्षा ये इंश्योर करता है कि बच्चों का एम्पावरमेंट हो, बच्चों आगे बढ़े, बच्चे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े, सीखें। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबका कल्चर अलग है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, कोई क्रिश्चियन है, सभी का डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, सभी का कल्चर अलग है, सबको एक साथ एक स्कूल में पढ़ाया जाए। मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई किया हूँ डीएवी स्कूल में। डीएवी काफी फेमस स्कूल चेन है, वो हिंदू का स्कूल है डीएवी। ठीक है। वहां पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ मुस्लिम्स भी थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज तो थे ही। तो ये चीज होना चाहिए एक स्कूल में, एक सेम क्लासरूम में, कि कल्चर को यहाँ पर प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जाए। अब जो चीज मैंने छोड़ दिया था वो है इक्विटी। मित्रों, ऐसा एक भी साल नहीं है कि सीटेट इसे सवाल नहीं पूछी हो, तो जेटेट भी इसे सवाल पूछ सकती है। अब इक्विटी और इक्वेलिटी, इक्विटी और इक्वेलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। समता और समानता, ध्यान रखें, जब सवाल आए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आपके जेटेट में और ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा का है, और ऑप्शन में अगर इक्वलिटी हो और इक्विटी हो, तो आप इक्वलिटी को टिक मत कर देना, ये इक्वलिटी गलत हो जाएगा। इक्विटी को टिक करना। ठीक है। इक्विटी यानी कि समता और इक्वलिटी यानी कि समानता। क्लियर है? आई होप इससे कोई दिक्कत नहीं है। समता को आप टिक करोगे, समानता को टिक नहीं करोगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है वो इक्विटी में चलता है, समता में चलता है, ना कि समानता में चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के कुछ फायदे क्या हैं? तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे प्रदान करता है कि सभी बच्चे से को सेम चांस दिया जाता है सक्सेड और डेवलप करने के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर वो बहुत, सपोज कोई बिजनेसमैन फैमिली है जो 5-6 पुश्त से सिर्फ बिजनेस कर रहा है, तो उनके बेटे को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार है ऐसा तो नहीं है, उनके बेटे को पढ़ने का अधिकार भी है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, सबको इक्वल मौका मिलता है अपने लाइफ में सक्सेस देखने के लिए, अपना पोटेंशियल पहचानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये मिस्टर सूरज तिवारी जी हैं। 2022 में इन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को निकाला और आज ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। इनके दोनों पैर हैं ही नहीं, ये आप देख सकते हो, लेकिन भारत सरकार ने या हमारे देश ने इनको बचपन से पढ़ने का मौका दिया, नॉर्मल बच्चों के जैसा। इन्होंने नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई की, सेम स्कूल में पढ़ा, सेम क्लासरूम में पढ़ा, सेम बच्चे के साथ सेम सिलेबस पढ़ा, और आज इनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया, भारत के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में। और इन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाई, अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाया, और आज ये भारत के एक बहुत जाने माने रेप्यूटेड आईएएस ऑफिसर हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं और नहीं दे सकता आपको। जो मैंने इतना देर आपको 20-25 मिनट से जो समझाया समावेशी शिक्षा, इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। लास्ट एक फायदा मैं बताता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन के यानी समावेशी शिक्षा का क्या बेनिफिट है,
कि सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक बढ़ोतरी को यह ध्यान देता है। सोशल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स लर्न, बच्चे सीखते हैं क्या, जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, उनको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, हर बच्चे का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका सामाजिक बैकग्राउंड अलग है। कोई बहुत रिच फैमिली से आता है, कोई बहुत पुअर फैमिली से आता है, लेकिन समावेशी शिक्षा क्या करता है, आपस में सबको इक्वल ट्रीट करता है। एक क्लासरूम में या फिर एक स्कूल में ऐसा रूल नहीं है कि रिच बच्चे का ड्रेस कुछ और है, पुअर का ड्रेस कुछ और है। सबका ड्रेस एक बराबर, सबको सेम क्लासरूम में बैठना है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। तो सोशल डेवलपमेंट या सोशल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना सिखाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। सभी बच्चे एक समान हैं, यह हमें बताता है क्या, समावेशी शिक्षा। तो मित्रों, हमने आज समावेशी शिक्षा के बारे में जाना। कुछ वर्ड्स आप याद कर लो जो कि एग्जामिनेशन में आपको काम आएंगे, जिसको देखते ही आप समझ जाना कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में लचीलापन हो तो ये समावेशी शिक्षा की बात कर रहा हूं। क्यों लचीलापन? लचीलापन क्या है, यानी कि फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों? जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको तभी बताई थी, इक्विटी और इक्वलिटी, यानी कि समता और समानता। आपको ऑप्शन जो सिद्धांत है उसमें इक्विटी को टिक करना है, ना कि इक्वलिटी को। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप वीडियो पॉज करो मित्रों और ईमानदारी से इसका ऑप्शन दे, आप बताओ। सवाल यह है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो यह केवल विकलांग छात्रों को अलग स्कूलों में शिक्षा देना, मैंने तो यह नहीं बताया। मैंने बताया कि विकलांग छात्रों को अलग स्कूल में नहीं, सेम क्लासरूम में पढ़ने के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पहले देखते हैं, केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को विशेष शिक्षा देना। नो, मैंने बोला कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्लासरूम में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाने को, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल सामान्य छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, अब सिर्फ सामान्य छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे तो विशेष छात्र कहाँ जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। तो सामान्य और विकलांग छात्रों को एक साथ पढ़ने का अवसर देना, ये सही है। नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों को एक साथ इन वन गो, वन क्लासरूम में शिक्षा देना, ये ही तो एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब समावेशी शिक्षा, दूसरा क्वेश्चन है मित्रों ये। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेशन यानी कि सोशल इंक्लूजन का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूड, इंक्लूड सोशली, वो उसका उद्देश्य क्या है। तो विकलांग छात्रों को अलग से सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना। नो, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी पहले देखते हैं, केवल सामान्य छात्रों को सहपाठियों के साथ बातचीत करने का मौका देना, ये तो बिल्कुल नहीं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अलग से सामाजिक कार्यक्रम ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं एक बार, सभी छात्रों के बीच अंतर को कम करना और सभी को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर देना, ये राइट ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है क्या, सामाजिक समावेशन। अब मान लो यहाँ पर चार, ये तो ऑप्शन मैंने काफी इजी दिए हैं, अगर यहाँ पर कोई टफ सा ऑप्शन दे देता, लाइक सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे होते, तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ता कि सामाजिक ऑप्शन किस में बात की गई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ट्रिक किए जाते हैं। आई होप कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने पढ़ाया, जो समावेशी शिक्षा मैंने पढ़ाया आपको अभी, वो आपको समझ में आ गया होगा। समावेशी शिक्षा जो हमने इतने देर में समझा वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितने आसानी तरीके से मैंने आपको समझाया, कितने सरल भाषा में मैंने आपको सिखाया, और क्वेश्चन भी आपके जीटेट में ऐसे ही तो बनने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल स्मूथ इसी तरीके से हो, तो हमारे झारखंड वॉरियर के ऐप में जेटेट की कोर्स लाइव है। आप वहां पर जाके बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये कोर्स, ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है हमारा, वो खरीद सकते हो। बाइलिंगुअल यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में, हिंदी विद्यार्थियों के लिए हिंदी में। अगर आपको कोर्स खरीदने में कोई भी तकलीफ हो रही है या फिर किसी वजह से आप कोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो या आपको कोर्स एक्सेस करना नहीं आ रहा है,
हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 7654019219, एक ये नंबर है। या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6201279300। इन दोनों में से किसी भी नंबर में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो और अपने तैयारी को बिल्कुल सटीक रास्ते में लेके जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम और जानेंगे सीडीपी में ही एक नए टॉपिक के बारे में, क्योंकि एक शिक्षक बनना है तो आपको बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनको आप कैसे साथ में लेके चलोगे। सो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। बैकवर्ड पिछड़े बच्चे, हैंडीकैप जो कि थोड़े से विकलांग बच्चे होते हैं, और मेंटली बैकवर्ड जो कि थोड़े से दिमाग से थोड़े से कमजोर होते हैं। अब ये स्टूडेंट के रूप में ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है, किसी को आप ऐसे किसी के सामने मुंह पे उसको नहीं बोल सकते कि तुम दिमाग से गधे हो। ऐसा बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको ये बच्चों की मन स्थिति को समझना भी काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम जानेंगे बैकवर्ड, हैंडीकैप एंड मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन। इनको आप कैसे पहचानोगे क्लास में, इनके साथ कैसे डील करोगे, और सीटेट में इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जेटेट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आप इससे छोड़ तो नहीं सकते। सो इसको आप बिल्कुल तैयारी करके जाना, और इससे रिलेटेड सवाल भी आएंगे। बेसिकली आपको क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं इतने डिटेल्स में आपको पढ़ाता ही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और बाकी आप आंसर्स तो सॉल्व कर ही लोगे, एमसीक्यूज में से एलिमिनेट और टिक तो कर ही लोगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये कह रहा है आई कांट डू इट, बट कांट का टी को वो कट कर रहा है। ये आपने कई कई बार ये पिक्चर देखा होगा, कई बार आपने ये दूसरों के मुंह से बोलते हुए सुना होगा कि आई एम पॉसिबल में ही है, इम्पॉसिबल में ही है आई एम पॉसिबल। आई कांट डू इट में टी हटा दो, यू कैन डू इट। तो ये मैंने क्यों यहाँ पर लगाया है, देखो इसको लगाने का यहाँ पर मेरा अर्थ है ना, कि जब भी आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, तो उन्हें हमेशा मोटिवेट करो, उन्हें हमेशा प्रेरित करो कि दे आर ओके। अगर कोई बच्चा दिमाग से कमजोर है, तो उन्हें आप प्रेरित करो कि वो बच्चा आगे बढ़े पढ़ने में, और उसे मोटिवेट करो कि तुम कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटीज इन योर बॉडी, इन योर माइंड, यू कैन डू इट। So that is the quality of a good teacher. A good teacher always tries to motivate their students. एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का प्रयास करता है, ना कि उन्हें डिस्करेज करने का, कि तुमसे नहीं होगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं कहता है। ठीक है, आप अगर ध्यान रखोगे तो यूपीएससी की एग्जाम्स कितनी टफ होती हैं आप सभी को मालूम है, बहुत टफ होती हैं। लोग फिर भी उम्मीद लेकर दिल्ली जाते हैं, वहां इतने महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं। एक क्लासरूम में 200-300 बच्चे बैठ रहे होते हैं, और वैसे कितने क्लासरूम होते हैं एक ही कोचिंग के, और वैसे कितने कोचिंग हैं। और ऑनलाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इवन हर टीचर को पता होता है कि मेरे 400 बच्चों के क्लासरूम में से कोई एक ही बन पाएगा आईएएस, लेकिन फिर भी टीचर सबको मोटिवेट करता है कि यू कैन डू इट, यू हैव द कैपेबिलिटीज। तो ये क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, पहले पढ़ते हैं हम बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में, जो कि थोड़ा से पिछड़े बच्चे होते हैं। अब ये कौन होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। अब इसका अर्थ है, ये जो बैकवर्ड चिल्ड्रन का वो कह रहा है, बैकवर्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू दोज who lag behind their peers in terms of academic performance and learning. These children may struggle with the school subjects, fall behind the expected grade level, and face difficulty in the grasping basic concepts. अब देखिए, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे, तो एक क्लासरूम है, अगर उसमें 30 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे का 95% तो नहीं आता है। ठीक है, कोई फर्स्ट करता है, उसका 95 आ गया, मान लो 30 बच्चे में से किसी का रैंक 22nd है, उसके परसेंटेज हो सकता है 66 हो सिर्फ। ठीक है, तो सभी बच्चे इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे,
तो देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पर है कि कोई बच्चा सेम क्लासरूम में बैठ के 95 ला रहा है, कोई बच्चा उसी क्लासरूम में बैठ के 55% ला रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये बच्चे जो हो गए जिनकी परसेंटेज कम आ रही है, इनको आप कह सकते हो कि ये थोड़े से पिछड़े बच्चे हैं। किसके मुकाबले? अपने पीयर्स के मुकाबले, अपने अ, अन्य बच्चों के मुकाबले उसी क्लासरूम में ये थोड़े से पिछड़ जाते हैं। इनको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा ध्यान ही ना देता हो, ये भी कारण हो सकता है। देखिए, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी छात्रों के लिए कि पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल के विषयों में संघर्ष करते हैं, अपेक्षित कक्षा स्तर से पीछे रहते हैं, और मूलभूत अवधारणाओं को समझने में कठिनाई का सामना करते हैं। अब मूलभूत अवधारणा का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब फॉर एग्जांपल क्लास 5 की मैं बात करूं या क्लास 4 की बात करूं, जहां पर आपको एडिशन सिखाया जा रहा हो, प्लस करना सिखाया जा रहा हो, 50 बच्चों की क्लास है, एक टीचर बैकबोर्ड में एडिशन सिखा रहा हो, बहुत मेहनत से सिखा रहा हो सकता है 40 बच्चों ने सीख लिया पर 10 बच्चों ने नहीं सीखा। तो हो सकता है उन बच्चों को आप पिछड़ा बच्चा कह सकते हो, क्योंकि वो एक बार में नहीं सीख रहे हैं या 5 बार में नहीं सीख रहे हैं। के कारण मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में तेज ना हो, या हो सकता है वो बच्चा खुद ही ध्यान ना देता हो। तो बेसिकली पिछड़े बच्चे भी होते हैं क्लास में। इसको पढ़ाने का मेरा अर्थ यही है कि जब चैटेट में आपको सवाल किया जाए कि पिछड़े बच्चों के साथ आपको कैसा ट्रीट करना चाहिए, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। मैं कॉन्सेप्ट अभी पूरा समझाऊंगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप शिक्षक भी बन जाओगे कल को गए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट एवरी वन इज इक्वल। एक क्लासरूम में बैठकर सभी बच्चे इक्वल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने अमृत पढ़ा दिया है, जाकर एक ही बार में सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, नो मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। आपको सभी बच्चों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा कि कुछ बच्चे बैकवर्ड भी है, कुछ बच्चे पिछड़े भी हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो आपको उनके अकॉर्डिंग भी अपनी क्लासेस देनी पड़ेंगी। आगे मैं बढ़ूं तो यहाँ पर कह रहा है शैक्षणिक पिछड़ने के कारण, पिछड़ेपन के कारण। अब कोई बच्चा क्यों एकेडमिक्स में पीछे रह गया? शिक्षण शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण क्या है कि आखिर एकेडमिक्स क्यों, उसने जो क्लास में पढ़ा उसके एकेडमिक आखिर क्यों पीछे रह गई? तो देखिए, उचित वातावरण की कमी पहला रीजन हो सकता है कि उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट, उचित वातावरण नहीं दिया गया हो। से जिन बच्चों के पास घर पर सीखने का अनुकूल माहौल नहीं होता, या जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, वो स्कूल में संघर्ष कर सकते हैं। अब आप ही सोचो, एक बच्चा जो गांव का हो और वो घर जाकर अ, अपने गृह कार्य में लग जाता हो, जैसे गाय चराने चला जाता हो, या फिर घर में गांव में बहुत सारे काम होते हैं, उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा हो, उसके घर में सीखने का माहौल नहीं है, घर वाले पढ़ने के बजाय उसको काम में लगा देते हो, तो वो कहाँ से कर पाएगा? इसी वजह से उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो पहला रीजन हो सकता है कि उचित वातावरण उसके घर में नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि पॉसिबिलिटी है जिस चीज की, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। दूसरा रीजन क्या है? सीखने की अक्षमता। अब नॉट एवरीवन इज इक्वल, जैसे मैंने बताया है सबको इक्वल नहीं है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, भगवान ने सबको एक ही शरीर बना के दिया है, लेकिन बीमारी तो होती है ना, किसी को कुछ और बीमारी है, किसी को कुछ और बीमारी है। उसी हिसाब से डिफरेंसेस हर बच्चों में है, कमियां हर बच्चों में है, अधिकता हर बच्चों में है। तो किसी किसी बच्चों में सीखने की अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है सीखने में, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और इस टॉपिक को, सीखने की अक्षमता को, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे आपके अगले क्लास में। और अगले क्लास में सिंस मुझे इसे पढ़ाना है, इसीलिए आज ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि अगले क्लास में मैं ये डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया को मैं डिटेल्स में पढ़ा पाऊँ। और सीटेट में या जेटेट में भी इवन इससे क्वेश्चन आना 10-100% तय है। ठीक है, चलिए। अब सीखने की अक्षमता के अंदर क्या होगा कि किसी बच्चे के
के अंदर डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी हो तो वो सीख नहीं पाएगा। कोई डिस्ग्राफिया नाम की बीमारी से संघर्ष कर रहा हो तो भी उसको सीखने में तकलीफ होगी। या किसी को ध्यान संबंधी विकार, मतलब कोई अपना बच्चा कोई ध्यान नहीं लगा रहा हो पढ़ने में, जिसको चंचल चंचल बच्चे आप कहते हो, जो कि बहुत ज्यादा उछलते कूदते रहते हैं, जो ध्यान नहीं लगाते हैं, इन जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना कठिन बना सकते हैं। ये बीमारियां जो हैं, बच्चों के पढ़ाई में प्रदर्शन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इतना क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी आपने जो बताया, ये होता क्या है और डिस्ग्राफिया होता क्या है। देखिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये बीमारी क्या होते हैं। बट इसको हम अगले क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आगे देखिए, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारक। भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारक कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक रीजंस भी होते हैं, जिसके वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। पहला क्या? तनाव। तनाव यानी टेंशन। अब मान लो कोई लड़की है जो कि पढ़ना चाहती है, लेकिन और वो गांव से आती है, मान लेते हैं, लेकिन उसके माँ बाप, उसके घर वाले उसको पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची घर में काम करे, उनकी बेटी घर में काम करे और घर घर संभाले। तो कितना तनाव में वो रहेगी, वो कैसे पढ़ पाएगी। तो ये सभी कारक भी होते हैं, इसकी वजह से बच्चे पिछड़े रह जाते हैं और बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो ये रीजन, तनाव, आघात या आत्मसम्मान, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी भी खराब शैक्षिक प्रदर्शन हो सकती है। अब मान लो कोई बच्चा है, अगर वो मन में बैठा लिया है, उसको सेल्फ रियलाइज ये हो चुका है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो वो कितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि उसके मन में बैठ गया है, वो नहीं कर सकता। राइट? यही सब मेन रीजंस होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मन में बहुत बार बैठा हुआ था कि मेरी मैथ्स खराब है, मैं मैथ्स में कभी ठीक नहीं कर सकता। इवन इफ मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया मैथ्स सॉल्व करने का, लेकिन मेरे मन में बैठा हुआ था। बट टाइम आया जब मैंने मैथ्स को भी बहुत टैकल किया एंड आई एम वेरी गुड एट मैथ्स नाउ। तो मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा मैटर करता है। लास्टली, खराब शिक्षण विधियां। कुछ बैड टीचिंग टेक्निक्स भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षण विधियां यदि बच्चों को सीखने की शैली के अनुरूप नहीं होती है, तो पिछड़ सकते हैं। अब कोई बच्चा को अगर आप ABCD सिखाने की जगह में A for एप्पल सिखाओगे, मतलब एक लेवल हाई सिखाओगे, या बच्चों के अनुरूप अगर कोर्स करिकुलम डिजाइन नहीं है, तो भी बच्चों को सीखने में तकलीफ आ सकती है। दोस्तों, आई होप इतना सा आपको रीजन क्लियर है, और आप मत सोचो कि काफी इजी टॉपिक है। आपको जेटेट में इन्हीं में से सवाल देखने को मिलेंगे। मैंने एक बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, सो दैट आप जब क्वेश्चन आए, MCQ आए, तो आप अपने समझ बूझ और समझदारी से उसको बना पाओ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और हमने अभी तक पिछड़े बच्चों के बारे में देखा, अब हम देखेंगे विकलांग बच्चों के बारे में, हैंडीकैप चिल्ड्रन बच्चों के बारे में। अब हैंडीकैप बच्चे क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द चिल्ड्रन विथ फिजिकल, सेंसरी और मोटर डिसेबिलिटीज दैट लिमिट देयर एबिलिटीज इन सर्टेन एरियाज। दीज डिसेबिलिटीज मे बी कंजेंटियल, मतलब कि जो कि जन्म के साथ हो, और एक्वायर्ड ड्यू टू इलनेस और इंजरी। अब विकलांग बच्चे वो होते हैं जिन्हें शारीरिक, संवेदी संवेदी यानी कि सेंसरी मोटर्स, मतलब सेंसरी मोटर्स यानी कि आपको हाथ कब आगे करना है, कब पीछे करना है, ये सेंस जो वो काम करना बंद कर दे, उनकी अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। और जो उनकी क्षमताओं को सीमित करता है। अब ये हो सकता है उनको जन्म से हो, या बीमारी उन्हें बाद में किसी चोट के कारण उनको मिली हो। अब विकलांग बच्चे क्या होते हैं? देखिए, जो बच्चे शारीरिक रूप से नॉर्मल नहीं है, जो बच्चे मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है, वो विकलांग कैटेगरी में आएंगे। अब मान लीजिए आपकी आपने एक स्कूल में, आप एक मान लो PT के टीचर हो, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, आपने गेम्स पीरियड ऑर्गेनाइज किया, सभी बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बट दो तीन बच्चा नहीं खेल पा रहा है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, तो वो विकलांग कैटेगरी में आएगा ना। अब पैर टूटा हुआ है, वो तो बचपन से नहीं है, वो भी कुछ दिन पहले गिर के उसका पैर टूटा है। तो विकलांग कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो
हो सकता है जन्मजात भी किसी को कुछ हो प्रॉब्लम, या हो सकता है कि उसने अभी कुछ इंजरी की वजह से उसको प्रॉब्लम आई हो। तो यही होता है हैंडीकैप्ड। अब जैसे मैंने बताया, एक बच्चा खेल कूद नहीं पा रहा है क्योंकि वो विकलांग है, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि एक बच्चा का बचपन से ही एक पैर काम नहीं करता हो, उस पैर में उसके सेंस काम नहीं करते हो, तो इस वजह से भी वो विकलांग है। तो ये सभी रीजंस भी होते हैं। और जब भी एक शिक्षक क्लास ले रहे होते हैं एक स्कूल में, तो विकलांग बच्चों के साथ कभी भी उनको गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनको कभी भी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि दे आर नॉट नॉर्मल इन दिस क्लास। उनको प्रॉपर बाकी बच्चों की तरह उनको भी ट्रीट करना चाहिए एज दे आर नॉर्मल, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको बहुत हीन भावना से फील कराओगे तो उनके लिए ये मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा। तो विकलांग बच्चों के बारे में आपने जान लिया। अब हम देखते हैं आगे कि विकलांगता के प्रकार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। अब देखिए, शारीरिक विकलांगता जैसे मैंने आपको समझाया अभी, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी। अब ये एक कंडीशन है बॉडी की, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा अगले क्लास में। शारीरिक विकलांगता जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज में आता है, सेरेब्रल पॉलिसी, स्पाइना बिफिडा या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो बच्चों की शारीरिक गतिशीलता और समन्वय को प्रभावित करती हैं। अब ये सभी नाम आपको याद कर लेने होंगे। क्यों? क्योंकि सीटेट में सवाल आते हैं और जेटेट में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब बच्चों की विकलांगता से सवाल आते ही आते हैं। संवेदी विकलांगता। अब संवेदी विकलांगता के अंतर क्या, दृष्टि, मतलब किसी का आंख काम नहीं कर रहा, हो सकता है कोई चश्मा चढ़ाता हो। अब इसका भी उदाहरण आप समझ लीजिए। देखिए, अब एक क्लासरूम में अगर ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है और बच्चे यहाँ से यहाँ तक बैठना शुरू किए हैं, हो सकता है इस रो के बच्चों को क्लियर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो, इवन इफ दे चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा पहनते हैं क्योंकि उनके आंख में कमजोरी है मित्रों, तो उनको क्लियर नहीं दिख सकता। तो ये भी एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? अब किसी को सुनने में दिक्कत हो सकती है, किसी को कान की प्रॉब्लम हो सकती है, अंधापन भी, जैसे मैंने समझाया, आंशिक दृष्टि या बहरापन। तो ये सभी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है। थर्ड वन इज द मोटर विकलांगता। मोटर कौशल में कठिनाई, जैसे लेखन, चलना, उपकरणों का उपयोग। अब जैसे मैंने समझाया था मोटर वर्ड मोटर वाले में, मैंने कहा था कि मान लो आपको कोई सामान कुछ हाथ में दे रहा हो, तो आप अपना हाथ पीछे तो नहीं करोगे ना, आप अपना हाथ आगे ही करोगे वो सामान रिसीव करने के लिए। तो अगर किसी को मोटर डिजीज है, बेसिक सा डिजीज है ये, तो उसको छोटी छोटी चीजों में भी तकलीफें हो सकती हैं। जैसे कि वो लिख नहीं सकता, वो चल नहीं सकता अच्छे तरीके से। अब जैसे मैंने समझाया था कि कुछ कुछ विकलांगता बचपन से भी होती है। अब किसी के साथ में मोटर विकलांगता है पैर में और वो चल नहीं पा रहा है, तो ये उसकी बचपन की डिजीज है, वो एक्वायर्ड नहीं है वो, इट इज अवेलेबल विद हिम सिंस हिज बर्थ। तो ये सभी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप एक शिक्षक बनोगे तो आप सभी तरह के बच्चों से फेस करोगे एंड यू विल हैव टू टेक एवरीवन इन वन क्लासरूम। तो एक क्लासरूम में लेके चलना पड़ेगा सबको, और उसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं बहुत सीरियल वाइज आप सबों को पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, वो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना। अब उस क्लासरूम में कितने तरह के बच्चे पाए जाएंगे, मैं आज ये पढ़ा रहा हूँ। अगले क्लासरूम में मैं बच्चों की बीमारियों को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और उसके फिर क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्लासरूम में एक तेज, एक क्रिएटिव बच्चा और कोई डिप्राइव्ड बच्चा, इन सबों का पहचान आप कैसे करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस क्लास का ये टॉपिक। मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो कि मानसिक रूप से जो बच्चे थोड़े पिछड़े हो जाते हैं। अब ये क्या है कि दे इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैविंग significantly below average intellectual functioning and limitations in adaptive behaviors such as communication, social skills and daily living activities। अब मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे की बौद्धिक क्षमता औसत से काफी कम होती है। अब इनका जो इंटेलेक्चुअल है ना,
जो इनके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम होता है, और उनके अनुकूली व्यवहारों में भी सीमाएं होती हैं। देयर इज अ लिमिटेशन इन द अडेप्टिव बिहेवियर्स ऑफ देम। एंड ऑल्सो, जैसे कि किसी से बात करने में भी वो हल्का हकलाते हों, संकुचाते हों, सामाजिक कौशल नहीं है, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हों, वो लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उनको बहुत तकलीफ होती है जीवन में। अब ये थोड़े से मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन है। आपने, सिंस मुझे क्लास में आप सबों को समझाना है, इसलिए मैं डायरेक्टली खुल के बोल सकता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे थोड़े से नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे को बात करने का कौशल नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे किसी के साथ बहुत लड़ते रहते हैं, वो किसी के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। या कुछ बच्चे अपने रोज का काम भी नहीं कर पाते हैं, लाइक ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं, वो शर्ट का बटन सही से नहीं लगा पाते हैं, तो वो थोड़े से मेंटली बैकवर्ड हैं। और ऐसे बच्चे भी क्लास में आते हैं, और ऐसे बच्चे तो सबसे ज्यादा कॉमन है क्लास में। अगर एक तरीके से एक बार मैं मान लूं कि कोई बच्चा क्लास में अंधा नहीं है, ये पॉसिबल है, बट ये जरूर पॉसिबल है कि मेंटली बैकवर्ड उस क्लास में होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज है। और ये हर घर में, या हर घर तो नहीं कह सकता मैं, बट हर 10 घर में एक बच्चा मेंटली बैकवर्ड हो ही जाता है। तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, तो आपको इनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आगे मैं बढ़ूं, तो मानसिक पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है मित्रों? तो मानसिक पिछड़ेपन का कारण है सबसे बड़ा तो जेनेटिक फैक्टर, सबसे बड़ा हेरिडेटरी। अगर किसी के हेरिडिटी में ही दिक्कत है तो वो बच्चा कैसे ठीक होगा? कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और फिनाइलेक्टोरिया, पीक्यू जिसको आप कहते हो, कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अब ये सभी चीजों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना टफ कभी नहीं पूछता जेटेट। तो जेनेटिक, आप बस इतना मान के चलो कि हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर मैटर करता है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी किसी फैमिली में किसी किन्हीं के दादाजी का या परदादाजी का बाल बहुत उड़ा हुआ रहता है, तो वो जेनेटिक चली आती है कि उनके पापा का भी उड़ा रहेगा, बच्चों का भी उड़ा हुआ रहेगा। तो ये सभी चीजें हैं। तो जेनेटिक बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, बच्चों का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है, ऐसा होता है। तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। इंजरी और इलनेस, हो सकता है कि नॉर्मल बच्चा बचपन से जब पहली उम्र से लेके 15वें साल तक वो ठीक था, बट 16वें साल में उसका क्या एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसको ब्रेन में चोट आ गई, उसको माथे में चोट आ गई, उस दिन से वो थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड हो गया, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा उस दिन से। ये भी पॉसिबल है। अब ब्रेन डैमेज ड्यू टू इंजरी, इलनेस, और एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स ड्यूरिंग प्री नेटल डेवलपमेंट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक मूवी देखी होगी, सबसे सबसे बेस्ट जो इसका है ना मेंटली पिछड़ेपन, जो बच्चे हैं, वो मूवी कोई मिल गया। ये मूवी आप सबने देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन कितना ब्रिलियंट बच्चा हुआ करता है। मतलब अगर वो नॉर्मल होता तो कितना ब्रिलियंट होता, बट हुआ क्या था, जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। और जब ये ऋतिक रोशन जो है, जो वहां पर जो रोल निभा रहे हैं, उनको ब्रेन में चोट आती है एक्सीडेंट की वजह से। और उस दिन के बाद से डॉक्टर क्या कहता है कि भले ये उम्र इसकी 12 साल है, बट इसका दिमाग अभी भी 5 साल के बच्चे की तरह है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेंटली पिछड़ेपन, अब एज यहाँ पर फिजिकल एज इज 12, बट मेंटल एज इज ओनली 5। दिस इज द रीजन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे क्लियरली, ठीक है। सो ये सभी रीजंस हो सकते हैं। अब ब्रेन डैमेज इंजरी की वजह से ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब कोई जेनेटिक है अगर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक अगर कोई है तो हाँ, उसको भी मेंटली वो बैकवर्ड ही रहेगा। या फिर कोई बीमारी किसी को हो जाती है, इस वजह से भी मेंटली बैकवर्ड कुछ बच्चे हो जाते हैं। अब लैक ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन, अ लैक ऑफ कॉग्निटिव एंड सोशल स्टिमुलेशन इन अर्ली चाइल्डहुड में इम्पीड मेंटल डेवलपमेंट। अब जब जब बच्चा 2 साल से लेके 5 साल तक के बीच में रहता है, जो उसका अर्ली फेज है,
इस बीच में अगर उसका डेवलपमेंट ना हो सही से, इस बीच में अगर उसको सोशल स्टिमुलेशन अर्ली अर्ली चाइल्डहुड में अगर वो माइंड डेवलप ना किया जाए, पेरेंट्स अगर डेवलप ना करें, तो भी उसको तकलीफें हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जिनके जिनके पेरेंट्स वर्क करते हैं ना, जिनके माँ बाप सुबह 9 से लेके शाम 6 तक जॉब कर रहे हो, उनको अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। और इस वजह से बच्चे बहुत अकेले रहते हैं, और इस वजह से अकेले रह रह के कोई उनसे बात करने को है नहीं, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं सोशली, उनका कॉग्निटिव उनका मेंटल माइंड डेवलप नहीं कर पाता है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। सो ये सभी रीजंस हैं जो कि मैंने आपको समझाए। अब ये जो बच्चे हैं, जो मैंने इतने देर से आपको क्लास ली, ये जो बच्चे हैं जो कि डिसेबल, जो कि मैंने विकलांग बताया, मैंने मेंटली बैकवर्ड बच्चों को बताया, मैंने बैकवर्ड बच्चों के बारे में बताया, मैंने आपको पिछड़े बच्चों के बारे में बताया। तीनों आपको क्लियर होगा, आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगले क्लास में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्लास में आप कैसे डील करोगे इन बच्चों के साथ में। अब आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप हो एक शिक्षक, आप हो एक शिक्षक, एंड यू हैव टू टेक एवरी स्टूडेंट, आपको हर बच्चों को लेके चलना पड़ेगा साथ में, हर बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे आप? की प्रिंसिपल्स इन सपोर्टिंग दीज चिल्ड्रन। अब कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिन जिनके जिनके थ्रू आप इन बच्चों को साथ लेके चलोगे एज ए टीचर। टीचर की क्या जिम्मेदारी है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको समझना है। और इससे सवाल बनेंगे, आपको सवाल दे दिया जाएगा जेटेट में कुछ बच्चों के विकलांगता के बारे में, या फिर कुछ बच्चों के बौद्धिक क्षमता जो पिछड़ेपन है उनके बारे में, और फिर पूछेगा आपसे कि एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा। तो आप उनको कैसे पहचानोगे? तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप पहले ही क्लास में जब आओगे पढ़ाने, तो आप पहचान लो कि लर्निंग फिजिकल इंटेलेक्चुअल डिफरेंट डिफिकल्टीज जो है उस बच्चे का क्या है। एक क्लासरूम में हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता आप पकड़ लोगे जब आप क्लास में सवाल करोगे, कौन बच्चा ज्यादा जवाब दे रहा है, कौन जवाब नहीं दे रहा है, कौन बैकवर्ड बच्चा है, आपको पहचानना पड़ेगा। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट, यू कैन इजिली डू इट, ये बहुत टफ नहीं है। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा चीज क्या मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, समावेशी शिक्षा। अब बच्चा तेज हो कमजोर हो, बट चिल्ड्रन विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, वो किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी फेस कर रहा हो, शुड बी, वो क्लास में ही इंक्लूड होना चाहिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, जो मेन एजुकेशन चल रहा है, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, और जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, और उसके अगल बगल जो मित्र हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सो दैट जो बच्चे पीछे रह गए हों उनके माइंड में ये ना बैठ जाए कि मैं बहुत पीछे हूँ, और वो लाइफ में कुछ ना करे। उनको भी महसूस होना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉर्मल। इस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में इतना ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा, इंडिविजुअलाइज अटेंशन, पर्सनल आप अटेंशन दीजिए उन बच्चों को। जो भी बच्चे थोड़े से आपको लग रहा है कि ये बैकवर्ड है, या फिर इनको अलग से रिक्वायरमेंट की जरूरत है, कोई बच्चा अगर विकलांग है वो समझ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा अगर दिमाग से पीछे है वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप उनको पर्सनल अटेंशन दीजिए, आप उनको पर्सनली सपोर्ट कीजिए, आप उनको चीज़ें 2-3 बार जानबूझकर समझाइए, सो दैट उनको तकलीफ ना हो समझने में। एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक नीड, सब बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इधर वो हो सकता है एजुकेशन हो और केयर प्रोग्राम्स हो, उनको स्पेसिफिक चैलेंजेस से फेस करना पड़ता है, बट इसी वजह से आपको अलग से अटेंशन देने की आवश्यकता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, आप बच्चों के फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली जो है वो दे शुड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बच्चे का परिवार जो है, उसके माँ बाप हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके चाचा चाची हैं, और उसके टीचर्स, ये बिल्कुल एक्टिव इन्वॉल्व होने चाहिए उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। आपने एक मूवी देखी होगी, तारे जमी पर। उसमें क्या होता है, ईशान अवस्थी नाम का एक लड़का होता है जो कि तकलीफ से गुजर रहा होता है, किसी बीमारी से। तो वो टीचर क्या करते हैं, वो टीचर उस बच्चे के घर चले जाते हैं,
और घर में जाकर उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए वेरी गुड टीचर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट छूटा नहीं होगा, कोई डाउट छूटने मैंने दिया भी नहीं है, मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है। इवन इफ अगर कुछ डाउट बचता है, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं कि हमारे झारखंड वॉरियर ऐप में जेटेड की कोर्स बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रही है पर डे। आप जेटेड की कोर्स हमारे झारखंड वॉरियर ऐप में जाकर बिल्कुल परचेस कर सकते हो मिनिमम प्राइस में। आपको करना क्या है कि आपको अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर आपको झारखंड वॉरियर लिखकर सर्च करना है। झारखंड वॉरियर लिखकर सर्च करना है, यह हमारा लोगो है। इस लोगो से एक ऐप आपको दिखेगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है, अपने फोन नंबर से लॉगिन करना है और वहां पर आपको जेटेड की कोर्स वहां पर दिख जाएगी। जेटेड की कोर्स को मेरे साथ पढ़ने के लिए, रोशन सर के साथ पढ़ने के लिए आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। आप मिनिमम प्राइस में वहां से परचेस कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर ये कोर्स लेने में तकलीफ हो रही है या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे परचेस करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा नंबर है 7654019219। दूसरा नंबर है हमारा 6201279300। इन दोनों में से किसी भी नंबर में आप चाहो तो हमें फोन कर सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू। बढ़ते हैं अपने हम कोर्स में आगे और हम जानेंगे अभी के बच्चों में क्या क्या डिसेबिलिटीज है, क्या क्या बीमारियां हैं और किन किन बीमारियों को टैकल करके एक शिक्षक सभी बच्चों को साथ लेकर पढ़ाएगा, जिसको हम कहेंगे एक समावेशी शिक्षा। लेकिन समावेशी शिक्षा में कई परिवेश से बच्चे आते हैं। देखते हैं हम अपने कोर्स में आगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा आप सबको ताकि आपको याद रहे। पहला हमने देखा था बैकवर्ड बच्चे, जो कि पिछड़े रह जाते हैं, उनके बारे में देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था विकलांग बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे। ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा था मित्रों? तीसरा हमने देखा था जो थोड़े से मानसिक रूप से कमजोर बच्चे थे। ठीक है, मेंटली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये हमने डिटेल्स में लास्ट क्लास में कवर की है। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है प्लीज देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस में ही मैं ये आज की क्लास में ले रहा हूँ। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो शायद आपको आज समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको कि आप पिछला वीडियो जरूर से जरूर देख लें। ओके। सो क्विक रिवीजन में मैं आपको समझा दूं कि बैकवर्ड में मैंने समझ आपको बताया था कि नॉट एवरी स्टूडेंट इज इक्वल इन द क्लास। क्लास में सभी बच्चे इक्वल नहीं है, सभी बच्चे एक बराबर नहीं है। कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। इसके रीजंस भी मैंने बताए थे। हो सकता है इसके घर में पढ़ने का काफी अच्छा माहौल हो, इसके पेरेंट्स इसको अलग से पर्सनल गाइडेंस करते हो घर में आके। और हो सकता है जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, इसके साथ में ये मुश्किल हो कि इसको घर में पढ़ाई की माहौल नहीं मिल रही हो, इसको घर में ज्यादा काम करना पड़ रहा हो, या फिर पेरेंट्स भी इतने कोऑपरेटिव नहीं हो पढ़ाई को लेकर। ये रीजन मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ही जिज्ञासु होंगे पढ़ने में, मे बी इसलिए तेज है। और हो सकता है ये अपनी गलती की वजह से भी नहीं पढ़ रहे हो ठीक से। ये सभी बहुत ही कंबाइंड रीजन मैंने आपको पिछड़े बच्चों को लेकर बताया था। बट मैंने ये भी आपको बोला था कि सभी बच्चे, इधर वो पढ़ने में तेज है या वो पढ़ने में थोड़ा सा पिछड़ा है, सभी बच्चे को एक साथ लेकर चलना ही एक अच्छी टीचर की निशानी है और एक टीचर को वही करना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था डिसेबल्ड यानी कि विकलांग बच्चों के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे जो विकलांग होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, वो जन्मजात ऐसे होते हैं जो कि विकलांग हैं। और कुछ होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जो कि बाद में इंजरी की वजह से उनको ये चीजें
देखनी पड़ती है, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्लियर है? जेनेटिक में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कोई मिल गया मूवी से, वो ऋतिक रोशन का, कि वो जन्म से ही अ, थोड़ा सा विकलांग था मेंटली, लेकिन वो विकलांगता उसको आई थी एक एक्सीडेंट से। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जो कि थोड़ा सा मेंटली बैकवर्ड है, जो कि थोड़ा सा अ, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है। और उसको अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो एक नॉर्मल बच्चों के साथ में, तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ाया वो ये बच्चा जो कि नॉर्मल है, ये थोड़ा सा जल्दी ग्रैब कर लेगा और इसको ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, जो कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो कि सीधी जो राइट एजुकेशन जो आप एक टीचर प्रोवाइड करेगी, वो एक क्लासरूम में एक साथ बच्चों को पढ़ाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी हैड स्टडीड। ये हमने पढ़ा है अब तक। तो यही चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? डिसेबल्ड की मैंने कई कैटेगरीज मैंने आपको कल समझा दी थी। कोई आंख से डिसेबल्ड है, कोई कान से डिसेबल्ड है, कोई किसी को अदर फिजिकल चीजें हैं, किसी को अदर मेंटली कोई डिसेबल्ड है, कोई डिप्रेस्ड है अगर, तो वो भी इसमें आता है। तो मतलब कई सारे रीजंस मैंने डिसेबल्ड के बताए हैं। कोई जेनेटिक है, कोई एक्वायर्ड है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब मेंटली बैक, इसका भी मैंने आपको समझा दिया है। कोई दिमाग से कमजोर, नॉट एवरीवन इज इक्वल। एक क्लासरूम में, सेम क्लासरूम में बैठ के किसी बच्चे की 90% आती है, किसी बच्चे की रह जाती है 40% में। अब हम बात करेंगे आज के क्लास में लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता। पढ़ने में किसी को क्या तकलीफ आती है? रीडिंग, राइटिंग, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो लर्निंग, सीखने में, लर्निंग में किसी को क्या कमी रह जाती है, वो कहाँ लैग कर रहा है, वो वो क्षमता उसकी कहाँ कमी हो रही है, वो कहाँ पर वो अक्षम हो रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक स्टूडेंट को पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है, ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? देखिए, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। बच्चों में किस किस तरीके से डिसेबिलिटीज होती हैं, बच्चों में किस किस तरीके से अक्षमताएं प्राप्त की गई हैं, अक्षमताएं देखी जाती हैं। तो वो है, पहला है शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था। और शारीरिक विकलांगता क्या होता है? विच इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेन, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर आईक्यू, जो कि आपके दिमाग से, आपके आईक्यू लेवल से, आपके ब्रेन से कनेक्ट नहीं है। ये शारीरिक है, ये आपके मोटर फंक्शन में है। ये आप हाथ कैसे परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप कमजोर हो, या फिर आप तेज हो पढ़ने में, मतलब बॉडी के रूप में फिजिकली आप, हो सकता है आपकी वजन 90 हो, किसी बच्चे की वजन 40 हो, या कोई आंख से नहीं देख पाता हो क्लियरली, कोई चल नहीं पाता हो। डिसेबिलिटी में फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी की। इसमें ऐसी स्थितियां शामिल होती हैं जैसे पोलियो, हड्डियों की समस्या, एक्सेट्रा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर पोर्ट्रे कर दिया है, आपको दिखा दिया है। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को चलने फिरने में और बैठने में, कक्षा में भाग लेने में कठिनाई होती है। तो शारीरिक विकलांगता आप समझ गए होंगे, मैंने काफी डिटेल्स में समझा दिया है कल भी आज भी। तो एक बच्चों को लर्निंग में, सीखने में शारीरिक विकलांगता का भी सामना करना पड़ता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन द क्लासरूम। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है क्लासरूम में, शारीरिक विकलांगता। दूसरा क्या है? बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बौद्धिक क्षमता में कमी के कारण इन बच्चों को सीखने और समझने में कठिनाई होती है। इनमें मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन जैसी अवस्थाएं आती है, जिनमें बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता औसत से कम हो जाती है। अब देखिए, अब जैसे नॉर्मल एक इंसान को आप कुछ सिखाना चाह रहे हो, तो एक बार, दो बार, 5 बार में वो सीख जाएगा। बट किसी किसी बच्चे में बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, और इसी कमी के कारण उनको नई चीजें सीखने समझने में तकलीफ होती है, उनको मेहनत करना पड़ता है, उनको मानसिक रिटार्डेशन हो जाता है, मानसिक मंदता हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना कि तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है। ये हम क्यों कहते हैं?
ये शायद हर चीज का एक मतलब बना है तभी कोई कहावत इस देश में है। तो मेंटल रिटार्डेशन वही है, मानसिक मंदता वही है जब दिमाग बहुत ज्यादा ही काम कम करना कर दे, तो सीखने समझने की स्थिति जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और बच्चे जल्दी से किसी चीज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और कठिनाई होती है उनको सीखने में। इस वजह से बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी का फेस करते हैं। पहला मैंने बताया शारीरिक विकलांगता, दूसरा बौद्धिक विकलांगता। आई होप इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में तकलीफ। अब सुनने में असमर्थता या सुनने की क्षमता में कमी, यह भाषाई विकास समान के प्रभावित करती है। अब देखिए, अब कोई क्लास में आप टीचर पढ़ा रहा हो, अपने नॉर्मल आवाज में पढ़ा रहा हो, सभी बच्चे सुन पा रहे हैं। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट का सामना कर रहे हैं, जो सुनने में थोड़ा सा जिनको तकलीफ महसूस हो रही है, उनको तो लर्निंग में दिक्कत होगी ना। अब कोई बच्चा अगर क्लास में सुन ही नहीं पाएगा तो वो समझ कैसे पाएगा, तो वो लर्न कैसे कर पाएगा। तो ये भी हियरिंग इम्पेयरमेंट एक डिसेबिलिटीज में काउंट होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में। बेसिकली ये सब मैंने रीजंस बताए हैं कि बच्चे क्या क्या चीज में सामना कर रहे हैं, किन किन वजह से बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ हो रही है। क्लियर है। अब अगला है दृष्टि की विकलांगता, दृष्टि बाधिता, ब्लाइंडनेस से सब कह सकते हो, नेत्रहीनता। और आंशिक दृष्टि, जिनको थोड़ा सा तक देखने में तकलीफ हो। दृष्टिहीन बच्चे पढ़ने लिखने कक्षा में भाग लेने के लिए ब्रेल लिपि या श्रव्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा कभी ना कभी तो ब्रेल स्क्रिप्ट। जो भी बच्चे अंधे होते हैं या जिनकी आंखों में तकलीफ होती है, जो कुछ नहीं देख पाते हैं, नेत्रहीनता जो ब्लाइंडनेस पीपल के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसको आप स्टार मार्क करके रख लो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान रहे, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, ब्रेल स्क्रिप्ट उनको पढ़ाने के लिए। आपने भी देखा होगा कि लिफ्ट में जब आप चढ़ते हो कभी, तो उसमें वन तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर बाद में ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं उसी बटन में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वो ब्रेल स्क्रिप्ट है। जो पीपल अंधे हैं वो उस डॉट्स को दबा के जानेंगे कि अच्छा मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ, सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ। तो ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। आई होप इतना क्लियर है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट जो यूज करते हैं, मतलब जो नेत्रहीन है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं हो सकते क्योंकि उनको देखने में तकलीफ हो रही है। इस वजह से उनके लर्निंग में बाध्यता आती है। अगला है सीखने की विकलांगता, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल्स में। और इसमें बीमारियां होती हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। इसमें पढ़ने लिखने गणित सीखने में तो कठिनाई होती है। ये बच्चे सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले ही होते हैं, लेकिन विशेष सीखने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो बीमारियां हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये क्या है, इसको आपको डिटेल्स में जानने की आवश्यकता है। अब मैं आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास करता हूँ। क्लियर है। लर्निंग डिसएबिलिटीज। स्टूडेंट्स, आप इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर ये लर्निंग डिसेबिलिटीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस तस्वीर में बहुत सारी चीजों को दर्शाया हुआ है जिससे स्टूडेंट को, जिससे बच्चों को तकलीफें होती हैं जब वो कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जब वो कुछ सीखते हैं तो। क्लियर है। अब यहाँ पर पहला चीज देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर माइक है। माइक का अर्थ, यहाँ पर माइक का फोटो क्यों लगा हुआ है? तो ये बताना चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हों जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है, जिन्हें देखने में तकलीफ होती है, जिन्हें पढ़ने समझने में तकलीफ होती है, जिन्हें लिखने में तकलीफ होती है। यहाँ पर बल्ब का मतलब ये है कि जिन्हें थोड़ी सी चीजें लेट समझ में आती हो, अ, जिनको टाइम लगता है समझने में। तो कुल मिला के डिसेबिलिटीज जो हैं, जो अक्षमताएं जो है पढ़ने में, लिखने में, समझने में, एकेडमिक्स में, कई तरह की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब हम डिटेल्स में समझते हैं ये सब होता क्या है। देखो, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना यार। हाँ। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज सीखने की विकलांगता या सीखने की अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों को पढ़ने, लिखने, गणित, बोलने, सुनने या किसी अन्य प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। और यह विकलांगता बच्चों की बौद्धिक क्षमता पर आधारित नहीं होती, बल्कि
उनके मस्तिष्क की सूचना संसाधन यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने की क्षमता में होती है। क्या अर्थ आपने समझा इसका? अब देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ना, जो सीखने की विकलांगता, जो सीखने की अक्षमता जो है, यह बहुत कॉमन है मित्रों। इवन हम आप जैसे विद्यार्थी, हम में भी बहुत सारी विकलांगता होगी जो कि हमें नहीं पता है। आप जब मैथ सॉल्व करते हो, आपने अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, इतने कंपटीशन आप लोग फेस करते हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बार में समझ में तो नहीं आता, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती होगी। तो एग्जैक्टली ये वही बात कर रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा फेज है जहां पर जो बच्चे हैं उनको लिखने पढ़ने या तो मैथमेटिक्स बोलने सुनने में तकलीफ होती है। और यह जो है, ये जो दिक्कत है, ये जो अक्षमता है, जो विकलांगता है, ये बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि उनके माइंड में जो वो लोग इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत हैं आपके जेटेट एग्जाम के ऊपर। ठीक है, क्लियर इतना? डोंट थिंक कि कोई डाउट बचा होगा। इंग्लिश के लिए बच्चों के लिए मैं पढ़ देता हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स दैट अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन एकेडमिक टेक्स्ट डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल और एवरेज above average intelligence. It affects how the brain processes information and making it harder for the child to acquire skills in area like reading, writing, or maths even. Learning disabilities are permanent, but they can be managed effectively with special education technique and tools. यहाँ पर एक बात और एक्स्ट्रा कही गई है इंग्लिश वाले लाइन में। ये कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो शायद वो परमानेंट हो सकता है, लेकिन आप उसको मैनेज बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो कुछ एजुकेशनल टूल के तहत। कुछ सीखने की कुछ जो बहुत सारी आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, उसके तहत आप इसको बहुत आराम से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? अब जो हम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूं। आप इसको नोट डाउन करो, अब जैसे भी याद करना करो, बिकॉज दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम फॉर श्योर। 100% आपके एग्जाम में ये आ रहा है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों को होती है, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, जिन्हें समझने में दिक्कत आती है। इस इस बीमारी का सबसे सटीक अगर मैं आपको उदाहरण समझाऊं, तो एक मूवी आई थी, तारे जमी पर, तारे जमी पर, जिसमें उस बच्चे का नाम था ईशान अवस्थी। ठीक है, ईशान अवस्थी। उस बच्चे को क्या तकलीफ थी? वो कुछ भी पढ़ नहीं पाता था। 6 को 9 पढ़ रहा है, डी को वो ऐसे सम लिखता था, या फिर बी लिख रहा है तो वो ऐसे बी लिखता था, डॉग लिखा हुआ है तो उसको वो गॉड लिखता था, या फिर 3 इंटू 3 वो 9 होना चाहिए, 3 इंटू 3 वो 6 लिखता था। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखा हुआ क्या था। और इसको पढ़ने लिखने की बीमारी, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। आई होप आपने वो मूवी जरूर देखा होगा। ठीक है, कभी कभी वो वर्ड्स में भी डिफर नहीं कर पाता था वो बच्चा। वो मूवी में जो दिखाया गया है, जैसे कि गोट लिखा हुआ है तो वो बोट लिखता था। ठीक है, अगर मान लीजिए बॉल लिखा हुआ है तो वह बैट लिखता था। मतलब उसको समझ नहीं आता था कि उसको किस समय क्या चीज प्रोसेस करना है। उसको टाइम स्टैम्प ही क्लियर नहीं था उसके माइंड में। आगे बढ़िए। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें बच्चों को पढ़ने, शब्दों की पहचान करने, सही उच्चारण करने और पढ़े गए शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। यह सबसे आम सीखने की विकलांगता है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चों को पढ़ने, शब्दों की पहचान करने, सही उच्चारण करने और पढ़े गए शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, और यह सबसे आम सीखने की विकलांगता है। डिसलेक्सिया जो है, इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग। बच्चे रीड करने में डिफिकल्ट फेस करेंगे, और उनको स्ट्रगल होगा शब्दों को पहचान करने में। जैसा मैंने आपको बताया, वो जी को बी लिख सकता है, या फिर आर को वो पी लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। उसी मूवी में एक ऐसा सीन दिखाया गया था क्लासरूम में, जब उसकी टीचर उसे कहती है कि ईशान, बुक पेज नंबर 27 खोलो और पढ़ो।
वो बच्चा बहुत मेहनत करता है कि वो पढ़ ले, बट वो पढ़ ही नहीं पाता। एट द एंड वो क्लास में हल्ला कर देता है। सो ये प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, हर 100 में से एक बच्चा भी शायद ऐसा नहीं होता होगा। मान के चलो कि हर 10,000 में से एक बच्चे के पास ये रेशियो होगा, लेकिन ये है, ये बीमारी है। और एज ए टीचर वी शुड अंडरस्टैंड कि किस बच्चे को क्या बीमारी फेस कर रहे हैं वो। क्लियर है? अब इसमें लक्षण क्या है, इस बीमारी को अगर पहचानना है, आपके एग्जाम्स में अगर पूछ लिया जाए कि डिसलेक्सिया के क्या लक्षण है, तो पढ़ाई में धीमापन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखना, जैसा मैंने आपको समझाया। वर्तनी या जिसे आप स्पेलिंग कहते हो, उसको वो लिख नहीं पा रहा है सही से। लाइक बोट मैंने लिखा, वो BOT लिख देगा। या फिर गुड मैंने लिखा, वो गॉड लिख देगा। स्पेलिंग उसको क्लियर नहीं है। और पढ़े गए सामग्री, जो भी स्टडी मटेरियल्स वो क्लास में पढ़े, उसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये डिसलेक्सिया के ये सभी कारण हैं। आई होप ये कारण आपको 100% क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़िए। अब अगला एक बीमारी है डिस्ग्राफिया। ठीक है, हमने क्या देखा अभी? हमने डिसलेक्सिया देखा। अगला बीमारी है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। यहाँ लिखावट, स्पेलिंग, वर्तनी और विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की ही समस्या हो सकती है। इट अफेक्ट्स द राइटिंग एबिलिटीज एंड चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन में हैव प्रॉब्लम्स विद हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स ऑन पेपर। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो अनक्लियर या फिर गंदी हैंडराइटिंग होगी। शब्दों और वाक्यों की संरचना में त्रुटियां पाई जाएंगी। या तो लिखित रूप से विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई होगी। अब देखिए, यहाँ एक चीज समझिए आप पहले। डिसलेक्सिया इज द डिजीज ऑफ रीडिंग, जैसा मैंने आपको समझाया। डिसग्राफिया इज द डिजीज ऑफ राइटिंग। अब आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे आप इन दोनों शब्दों को लेकर। याद करने का ट्रिक ये है कि देखो यहाँ पर ग्राफ है। जिस भी, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जिस ग्राफ, ग्राफ ग्राफ आप तो हाथ से बनाना पड़ता है ना ग्राफ। तो जहां ग्राफ आएगा, ग्राफ इज रिलेटेड टू लाइट राइटिंग। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग। तो ये आप ध्यान रखना। डिसग्राफिया जहां पर ग्राफ आपको दिखेगा, वहां पर आप समझ लेना कि ग्राफ को तो आप हाथ से बनाते हो। तो मतलब वहां पर हाथ का काम, वहां पर हैंडराइटिंग इन्वॉल्व है। तो वो वहां हो जाएगा राइटिंग वाला डिजीज। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर मैं एक अगले डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आप इस तस्वीर को देख के एक बार गेस करो। यहाँ पर मैथ्स के नंबर हैं। ठीक है, और यहाँ मैथ्स में कंफ्यूजन दिख रहा है। मतलब यहाँ ये बताना चाह रहा है कि अब अगले बार जो हम अभी जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, वो रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है। बहुत बच्चों को मैथ्स समझ में ही नहीं आता। सब, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि इंग्लिश में 90, हिंदी में 90, सोशल साइंस में 90, साइंस में 90, मैथ्स में 30। ऐसे बच्चे आपको क्लास में दिख जाएंगे। और बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं कि इंग्लिश में 30, मैथ्स में, इंग्लिश में 30, साइंस में 30, बट लेकिन मैथ्स में 100। ऐसे बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको पढ़ने में, मैथ्स में बहुत तकलीफ होती है, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, अब देखिए डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया यह एक ऐसी विकलांगता है जिसमें गणितीय समस्याओं को हल करने, गणितीय प्रतीकों को समझने और संख्या संबंधी उदाहरणों को समझने में कठिनाई होती है। सिंपल सा मैंने समझाया। इट refers to the difficulty with math. Children with dyslexia may have trouble understanding numbers, math symbols and solving arithmetic problems. हो सकता है वो प्लस को मल्टीप्लाई समझते हो, माइनस को वो डिवाइड समझते हो, या तो वो जहां पर प्लस करना हो वहां पर, जहां पर प्लस करना हो वहां पर वो माइनस कर दें। अब यहाँ पर मुझे फिर से उसी मूवी की याद आ रही है, तारे जमी पर, जिसमें एक सीन दिखाया गया है कि 3 into 3 क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर ये बच्चा इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन को भी वो कैलकुलेट नहीं कर पाया था, जिसका आंसर 9 होना चाहिए। वो एट द एंड लिख के आया था 6, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई की जगह में प्लस कर दिया था। तो डिसकैलकुलिया यही बीमारी है मित्रों।
आई होप क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो जोड़ घटाव गुणा भाग में तकलीफ है, पहला। संख्या और समय की अवधारणाओं को समझने में परेशानी है, संख्या समझ नहीं आ रही है, ठीक है। गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई है। अब जो भी गणितीय तथ्य वह है, जैसे तंत्र को मतलब क्या, फॉर्मूलाज। मैथ्स में तो मैथ्स इज व्हाट, मैथ्स इज ओनली फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपका मैथ्स बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, मैथ्स नहीं बनेगा। उदाहरण के तौर पर फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर करके, ऐसा कुछ है ना। या फिर एडिशन के लिए आपको प्लस करना पड़ता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस फोर का। इस तरीके का जो फॉर्मूला है, अगर आपको वो ही याद नहीं रहेगा तो आप मैथ्स कैसे सॉल्व करोगे? ये फर्स्ट चीज हो गया। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी देखो, ये सभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जेनेट में देखने को नहीं मिलेंगे, ये मैं फ्रैंकली बोल दे रहा हूँ। आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे मित्रों, बल्कि आपको मेरे पढ़ाए हुए चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना है। मेरे पढ़ाए हुए चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना है, और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल सवाल किस तरीके से होंगे? तो मान लीजिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देगा कि रवि क्लास 8 का स्टूडेंट है। वो साइंस में तो अच्छे स्कोर कर लेता है, लेकिन जब बात आती है मैथ्स की तो वो जोड़ की जगह में घटाव कर देता है, गुणा की जगह में भाग कर देता है। तो रवि किस बीमारी से ग्रसित है? ऑप्शन में आपको दे देगा डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, या किसी अन्य फिजिकल बीमारी। तो आपको उसमें डिसकैल्कुलिया को टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक और डिजीज है क्या, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, इसका क्या अर्थ है? इट अफेक्ट्स अ चाइल्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल cues such as body language or facial expression and can impact social interaction and visual spatial tactics। देखिए, यह विकलांगता गैर मौखिक संकेतों जैसे चेहरे के भाव और शरीर की भाषा के समझने में कठिनाई का कारण बताती है। देखिए, हम सभी भारतीय या इवन सारे दुनिया के लोग, हम सभी अपने माँ बाप के चेहरे के हाव भाव को पहचान सकते हैं ना, कि वो कब गुस्सा हैं, कब खुश हैं, या हमारे कौन से काम करने से वो खुश हो जाते हैं, कौन से काम करने से गुस्सा हो जाते हैं। यही चीज रिलेटेड है अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, रिलेटिव्स के साथ में भी। अगर कोई गुस्सा है बहुत तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, गुस्सा, उसने आंखें बड़ी बड़ी कर ली होंगी, गुस्सा अगर चेहरा है तो। अगर कोई खुश है तो वो हंसता हुआ दिखेगा आपको। तो जो बच्चे इस नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर के साथ ग्रसित है ना, उनको चेहरे के एक्सप्रेशन ही समझ नहीं आते हैं। अब सोच लो, ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये कितनी बड़ी बीमारी है कि आप सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन को ही नहीं समझ पाओगे, कि वो कब मेरे से खुश है, कब गुस्सा है, वो क्या चाहता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आगे देखिए, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसका अर्थ है कि इस विकलांगता में बच्चों को देखी गई जानकारी को सही तरीके से समझने में कठिनाई होती है। इसमें वर्णमाला, अंक, आकृतियां और चित्रों को पहचान करने में परेशानी होती है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट्स द वे द ब्रेन प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। चिल्ड्रन में हैव ट्रबल इंटरप्रेटिंग व्हाट दे सी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इस तरीके की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये ब्रेन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। मतलब आपने सपोज मान लो, मैंने आपको बोला कि हरे कलर की हाथी, तो आपके माइंड में तुरंत अभी एक आपने एक इमेज बना लिया होगा अपने दिमाग में, आपने आपके दिमाग में एक तुरंत ही एक प्रतिबिंब छप गई होगी एक हाथी की, जो कि हरा कलर का है। लेकिन जो बच्चे इस बीमारी के साथ ग्रसित हैं, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ ग्रसित हैं, वो ये चीज नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते हैं विजुअल प्रोसेसिंग ऑर्डर डिसऑर्डर के साथ ग्रसित वाले बच्चे। क्लियर है? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको दो तीन बीमारी के बारे में और बताना चाहता हूँ। आप इसको नोट डाउन करो, मैंने स्लाइड में नहीं दिया है क्योंकि सवाल इससे कम आते हैं। पहला बीमारी आप नोट डाउन कीजिए, डिस्मोर्फिया। अब डिस्मोर्फिया क्या होता है? तो इसमें बच्चे जो है ना, ये फिजिकल जो शेप हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब मतलब क्या है?
फिजिकल शेप। अब यहाँ पर मैं किसी मोर को खड़ा कर दूं और किसी मुर्गा को खड़ा कर दूं, मोर और मुर्गा, तो वो दोनों को, उनको लगेगा कि दोनों ही चिड़िया हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। है ना। अब मैं यहाँ पर मान लो किसी बकरी को खड़ा कर दूं और एक कुत्ते को खड़ा कर दूं, तो सिंस दोनों के चार पैर हैं, दोनों सेम साइज के हैं, तो वैसे बच्चे, डिस्मॉर्फिया से ग्रसित वाले बच्चे, दोनों में डिफरेंस पता ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत गंभीर बीमारी है, ये बहुत गंभीर बीमारी है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप ध्यान से इसको नोट डाउन करो, अपने एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो। क्लियर है? आगे देखो, एक और बीमारी है जो के बारे में मुझे बताना है, वो है क्या? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, इसमें क्या है कि बच्चों को लैंग्वेज इश्यूज है। बच्चे को लैंग्वेज इशू है। मैं क्या कह रहा हूं वो समझ नहीं पाएगा, वो क्या कह रहा है मैं समझ नहीं पाऊंगा। वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप है इस डिस्फेजिया वाले बीमारी में। है ना। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने क्या इससे पहले क्या बताया था, डिसमोर्फिया, तो आप कैसे याद रखोगे कि इसमें क्या क्या करना है? अब आपको याद रखना क्या पड़ेगा कि देखो यहाँ पर डिसमोर्फिया में मोर है, मोर से आप याद करना कि मैंने एग्जांपल दिया था मोर और मुर्गे का, तो आपको डिसमोर्फिया, मोर मुर्गा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। डिसफेजिया, फेज, अलग अलग फेज, फेज चेंजेस होते हैं, उस तरीके से लैंग्वेज चेंजेस होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जहां फेज है वहां पर लैंग्वेज आ जाएगा, लैंग्वेज इशू आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है? अब एक लास्ट बीमारी जो है वो है डिस्प्रैक्सिया, या आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। डिस्प्रैक्सिया, चलो लिखी लो। डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, नॉट फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब बच्चे बड़े तो हो रहे हैं लेकिन उनके मोटर स्किल सही से नहीं ग्रो कर रहे हैं। मतलब उनका माइंड और उनका बॉडी सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि उदाहरण के तौर पर, आप फुटबॉल खेल रहे हो मित्रों, आपको फुटबॉल को किक मारना है, तो वो किक जब मारना चाहेगा तो वो गलत जगह किक मार देगा। मान लो फुटबॉल यहाँ पर है, किक यहाँ पर मारना है तो वो किक यहाँ मार देगा। अब मान लो यहाँ पर एक बच्चा है, मान लो अब यहाँ से क्रिकेट बॉल आ रही है तो उसको वो कैच करेगा यहाँ पर, लेकिन वो कभी कैच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इसके और अपने हाथ और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बिठा पाएगा। वो बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा ही नहीं पाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लो वो शर्ट पहन रहा है, तो शर्ट के वो बटन्स लगा नहीं पाएगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बैठा ही नहीं पाएगा अपने माइंड और अपने काम के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे बताना था, वो है एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि सरकार ने 2016 में लाया। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर एग्जामिनेशन। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253। यह आर्टिकल 253 के अंदर इनेक्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो कि आइटम नंबर 13 है हमारे यूनियन का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है क्या कि आरपीडब्ल्यू एक्ट कब आया है? 2016 में आया। ठीक है। यह बिल राज्यसभा में 14 दिसंबर को पास हुआ और लोकसभा में 17 दिसंबर को पास हुआ। ये मोदी गवर्नमेंट ने लेके आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट ऑफ पर्सन इज विद डिसेबिलिटीज एक्ट भले ही 13, 14 और 17 दिसंबर को पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन ये बिल जो है, ये डिसेबिलिटीज एक्ट जो है, ये 30 दिसंबर को फाइनली लागू हुआ। अब ये एक्ट जो है, ये क्यों लाया गया और ये क्या है? अब ये जो है ना, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट था, जो कि 1995, 1995 का एक एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट। उसको इसने रिप्लेस कर दिया, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए किया। जो जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, जो भी विकलांग हैं, उनको जॉब में लाने के लिए किया गया। कोटा बढ़ाया गया, 3% से 4% किया गया। इसका मतलब मान लो वैकेंसी अगर किसी सरकार ने 100 निकाली है, उसमें से चार वैकेंसी रिजर्व रहेगी किन के लिए? डिसेबल्ड के लिए, विकलांग के लिए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ अगर एस टी एस सी आप अगर सिर्फ अब एस टी एस सी ओबीसी रिजर्वेशन को जानते थे,
तो आप ये भी जानो कि पीडब्ल्यूडी जो आप बोलते हो ना, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन, तो 4% इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। हाँ, और ज्यादा भी हो सकता है, बट 4% इज द मिनिमम। 4% से कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, दैट इज ओके। तो ये आप ध्यान रखना। सो दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ जो आज हमने पढ़ा। मैं फटाफट एमसीक्यूज आपको रिवाइज करा देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया का लक्षण नहीं है। डिस्ग्राफिया मैंने क्या बताया था? डिस्ग्राफ, ग्राफ यानी कि लिखना, लिखने वाली बीमारी। गंदी या अस्पष्ट लिखावट, ये तो लक्षण है। विचारों को लिखने में कठिनाई, ये भी लक्षण है। चेहरे के भाव जैसे मौखिक संकेतों को समझने में समस्या, ना, ये डिस्ग्राफिया में तो नहीं है। बार बार वर्तनी में गलतियां, मतलब स्पेलिंग में गलतियां, ये भी है। मतलब ए, बी और डी ये डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। और हमारा सवाल था क्या, कि कौन सा नहीं है? तो सी नंबर नहीं है, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आप इसको नोट डाउन कर लो। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि कौन सी सीखने की विकलांगता मुख्य रूप से गणितीय उदाहरणों को समझने और अंक गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई से जुड़ी होती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, या फिर एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब विकलांगता यहाँ पर क्या कह रहा है? गणित, गणित मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब क्या? डिसकैल्कुलिया। सी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बच्चे में डिसलेक्सिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी साबित होगा? डिसलेक्सिया मतलब क्या? रीडिंग की बीमारी, पढ़ने लिखने की बीमारी। तो ये कह रहा है कि बच्चों को अधिक से अधिक किताबें पढ़ने के लिए कहना, मल्टी सेंसरी इंद्रिय शिक्षण का शिक्षण विधि का उपयोग करना, बच्चों को बिना किसी सहायता के धीरे धीरे सीखने देना, या फिर बच्चों को कक्षा में बार बार लिखने का अभ्यास कराना। अब देखो, किसी को पढ़ने की बीमारी है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? अब किसी को पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो वो लिखने का अभ्यास कैसे करेगा? तो ये ऑप्शन तो गलत है। किसी को बिना सहायता के वो नहीं सीख सकता। अब जो पढ़ने ही नहीं आया, जो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसे आप अधिक किताबें पढ़ने कैसे बोलोगे? इसका मतलब मल्टी सेंसरी, बहु इंद्रिय शिक्षी विधि का उपयोग करना। दिस इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा देखो, बिकॉज ये जो आज मैंने क्लास ली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में से क्वेश्चन तो आने तय हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से आप मानो मत मानो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी क्लास में से रहेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक में से आते ही हैं, बिकॉज यही ट्रेंड चल रहा है और यही ट्रेंड कंटिन्यू भी है। सो आपको भी ट्रेंड के साथ बना रहना चाहिए। सो आई होप एवरीथिंग इज ओके। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।